नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को हम आपके सामने रखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था की समाप्ति का फैसला लेने में नाबालिग की सहमति सर्वोपरि है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मुंबई की एक 14 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भवती होने से संबंधित मामले पर आदेश जारी करते हुए ये बात कही। सीजीआई ने कहा, प्रजनन स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसीलिए गर्भावस्था की समाप्ति का निर्णय लेते समय अगर एक नाबालिग गर्भवती की राय उसके अभिभावक से भिन्न होती है तो गर्भवती स्त्री के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल मुंबई की एक 14 वर्षीय रेप पीड़िता के गर्भवती होने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए लगभग 30 सप्ताह के भूख को गिराने के अपने 22 अप्रैल के अपने आदेश को उसकी मां के दृष्टिकोण से बदलाव को देखते हुए पलट दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम या एमटीपी एक्ट के संदर्भ में गठित मेडिकल बोर्ड 24 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी वाली प्रेग्नेंट महिला की जांच करता है तो उसे उस महिला के शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में राय देनी चाहिए, भले ही भ्रूण में कोई महत्वपूर्ण असमानताएं ना हो। एमटीपी एक्ट की धारा 3 उपधारा 2B के अनुसार 24 सप्ताह से अधिक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अगर मेडिकल बोर्ड की राय है कि भ्रूण की किसी भी महत्वपूर्ण असामान्यता के निदान के लिए ऐसा टर्मिनेशन आवश्यक है। मौजूदा मामले में नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 28 सप्ताह के गर्भ से निपटने के दौरान मेडिकल बोर्ड ने ये कहते हुए टर्मिनेशन के खिलाफ राय दी कि पर्याप्त भ्रूण संबंधी असमानताओं का निदान नहीं किया गया। रिपोर्ट ने नाबालिग लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बोर्ड की कोई राय दर्ज नहीं की। इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए न्यायालय ने कहा, जब भी कोई प्रेग्नेंट महिला हाईकोर्ट या न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है तो मेडिकल बोर्ड के लिए प्रेग्नेंट महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर राय देना अनिवार्य है। इधर आप नेता अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस द्वारा बेड कैरेक्टर घोषित करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बड़ा दखल दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हिस्ट्री शीट में नाम डालने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों से कथित अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्री शीट पर अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस संगठन नियमित रूप से हिस्ट्री शीट का निरीक्षण करे और निर्दोष रिश्तेदारों के नाम और विवरण हटाए, क्योंकि इसकी वजह से पिछड़े और वंचित समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। उनके नाम हिस्ट्री शीट में दर्ज हैं, ये निर्दोष लोगों की गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिस्ट्री शीट किसी भी पुलिस संगठन का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हिस्ट्री शीट एक दस्तावेज है जिसमें कथित अपराधियों के खिलाफ मामलों का विवरण और कथित अपराधी के दोस्तों और रिश्तेदारों का विवरण अंकित होता है। साथ ही कोर्ट के आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा अमानतुल्लाह खान पर तैयार की गई हिस्ट्री शीट में अगर किसी ने जानबूझकर अमानतुल्लाह खान के नाबालिग बेटों की पहचान उजागर कर नियम का पालन नहीं किया है तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर नाम उजागर किया और दिल्ली पुलिस के नियमों का पालन नहीं किया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट के सामने सवाल उठाया था कि दिल्ली पुलिस ने उनके नाबालिग बेटों और पत्नी का नाम लेते हुए उनकी हिस्ट्री शीट कैसे सार्वजनिक कर दी। दिल्ली पुलिस ने स्टैंड लिया कि हिस्ट्री शीट एक आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने नाम हटाने का आदेश देते हुए मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस संगठन नियमित रूप से हिस्ट्री शीट का
निरीक्षण करें और निर्दोष रिश्तेदारों के नाम और विवरण हटाएं। अदालत ने संयुक्त आयुक्त स्तर के सीनियर पुलिस अधिकारी को समय समय पर हिस्ट्री शीट की सामग्री की समीक्षा का ऑडिट करने का निर्देश दिया, जिससे जांच के दौरान निर्दोष पाए जाने वाले ऐसे किशोरों के नाम हटाने को सुनिश्चित किया जा सके। पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि नियुक्तियां एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। सीबीआई ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की जांच जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, यह एक सुनियोजित धोखाधड़ी है। इसकी वजह से लोगों का भरोसा सरकार से उठ जाएगा। सीजेआई ने कहा, मामला कितना भी संवेदनशील या राजनीतिक रूप से जटिल क्यों न हो, हम वकील ही हैं। हाईकोर्ट के जजों पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई की जांच जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल के पश्चिम बंगाल सरकार और नियुक्त होने वालों को राहत देते हुए सीबीआई कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। साथ ही कोर्ट ने अवैध नियुक्तियों के वेतन वापस करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश के तहत सशर्त अंतरिम संरक्षण जारी रखा। कोर्ट ने कहा कि मामले का जल्द निपटारा न्याय के हित में होगा। हम अंतरिम संरक्षण जारी रखते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अवैध रूप से नियुक्त पाया गया, उसे वेतन वापस करना होगा। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसमें शामिल अधिकारियों की पहचान करने के लिए अपनी जांच जारी रखने की भी अनुमति दी, लेकिन एजेंसी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया। मामला अब 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट ने सीबीआई को आगे की जांच करने और उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ करने का निर्देश दिया था जिन्होंने पैनल की समाप्ति के बाद और खाली OMR शीट जमा करने के बाद नियुक्तियां प्राप्त की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ पश्चिम बंगाल राज्य SSC और कुछ प्रभावित कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 22 अप्रैल को दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 SSC नौकरियों को अमान्य कर दिया गया था। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर की गई 25,000 से अधिक नियुक्तियों में से बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है, जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द करने का निर्देश दिया था। हालांकि पीठ ने राज्य सरकार द्वारा अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए सीबीआई को हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। सीजेआई ने पूछा कि क्या OMR शीट नष्ट हो जाने के बाद बेदाग नियुक्तियों को अलग करना संभव है। रोहतगी ने उत्तर दिया कि द्वितीयक सामग्री उपलब्ध है। राज्य ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने वैध नियुक्तियों को अवैध नियुक्तियों से अलग करने के बजाय गलती से 2016 की चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इससे राज्य के लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रभावित होंगे। अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ताओं से ये कहा कि मामले की रिपोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से शेयर करें और उनसे ओपिनियन लें। इस मामले में अब 15 मई को सुनवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नवंबर 2023 से अब तक जंगलों में आग लगने की 398 घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार ये आग इंसानों द्वारा लगाई गई। उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग से अब तक 11 जिले प्रभावित हैं। इसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी ज्यादा प्रभावित हैं और देहरादून का कुछ हिस्सा शामिल है, जबकि कुमाऊं मंडल का नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ ज्यादा प्रभावित हैं। जंगलों की आग में झुलसने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस BR गवई की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि आपने देखा होगा कि मीडिया में जंगलों में आग की कैसी भयावह तस्वीरें आ रही हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से पूछा कि क्या लोगों की मौत भी हुई है और जानवरों का कितना नुकसान हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि नवंबर में 398 आग की घटना हुई और 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 62 नामजद मुकदमे दर्ज हैं और इन घटनाओं में 5 इंसानों की जान गई है, जबकि जानवरों के बारे में डिटेल नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि उत्तराखंड इससे अधिक पीड़ित है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 2 साल पहले भी NGT में याचिका लगाई गई थी। अब तक सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उत्तराखंड सरकार की ओर से इन घटनाओं और उसे काबू करने के लिए उठाए गए कदम उठाते हुए कहा गया कि 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार जितने आराम से ब्यौरा दे रही है, हालात उससे ज्यादा गंभीर हैं। जंगल में रहने वाले जानवर, पक्षी और वनस्पति के साथ आसपास रहने वाले निवासियों के अस्तित्व को भी भीषण खतरा है। कोर्ट ने कहा कि क्या हम इसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को भी शामिल कर सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अभी 2 महीने आग का सीजन रहता है। हर 4 साल में जंगल की आग का भीषण दौर आता है और इसके बाद अगले साल कम फिर और कम घटनाएं होती जाती हैं। चौथे साल ये फिर काफी ज्यादा होती हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमें देखना होगा कि केंद्रीय उच्चाधिकार समिति को कैसे शामिल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जब एक जंगल से आग लग जाती है और आग के बुझ जाने के बाद लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इन पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई। फिलहाल याचिकाकर्ता और प्रदेश सरकार अपनी दलील CEC को देंगे, फिर CEC कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट 15 मई को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। उत्तराखंड में नवंबर से लेकर अब तक 900 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि पिछले साल से लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में वाइल्ड फायर की वजह से 1145 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। आग अब शहर पर भी असर डाल रही है। धुएं से दिखाई देना कम हो चुका है और इस बीच तमाम कोशिशें हो रही हैं। यहाँ तक कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी अलग तकनीकी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को एम्प्लॉयर से कई तरह की सहूलियतें मिलती हैं और इनमें एक सहूलियत इंटरेस्ट फ्री या रियायती ब्याज दर पर मिला लोन भी शामिल है। बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले इसी तरह के लोन पर सुप्रीम कोर्ट की कलम चल गई है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कर्मचारियों को अपने बैंक से ब्याज मुक्त या कम ब्याज ऋण लेने पर जो भी पैसा बचता है उस पर इनकम टैक्स लगेगा। देश भर के बैंक कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को अनुषंगी लाभ या सुविधाएं माना जाएगा और ये टैक्स के अधीन है। सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बैंक कर्मचारियों को उनके बैंकों की ओर से रियायती दर पर या बिना ब्याज के लोन की जो सुविधा मिलती है उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। यानी कम ब्याज वाले तरह के लोन पर बैंक कर्मचारियों को टैक्स का भुगतान
करना होगा। इस संबंध में सर्वोच्च अदालत ने इनकम टैक्स के नियमों को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को बैंकों की ओर से इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा खास तौर पर दी जाती है, जिसमें उन्हें या तो कम ब्याज पर या बिना ब्याज के लोन मिल जाता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों को ही मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रिंज बेनिफिट करार दिया और कहा कि इस कारण ऐसे लोन पर कर लगेगा। न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने अनुलाभ की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि ये रोजगार की स्थिति से जुड़ा एक लाभ है जो वेतन के बदले लाभ से अलग है। ये सेवाओं के लिए मुआवजा है। अनुलाभ रोजगार के लिए आकस्मिक है और रोजगार की स्थिति के कारण लाभ प्रदान करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होते हैं। दरअसल बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने आयकर विभाग के एक नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें बैंक कर्मचारियों को खास तौर पर मिलने वाली लोन की सुविधा को टैक्सेबल बनाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 की उपधारा 2, 8 और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नियम 3 की उपधारा 7 आई के तहत अनुलाभ को परिभाषित किया गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि अनुलाभ कर्मचारी की स्थिति से जुड़ा एक अतिरिक्त लाभ है जो वेतन के बदले लाभ के विपरीत है। बेंच ने कहा ये रोजगार से जुड़ा है और वेतन से अधिक या अतिरिक्त है। कोर्ट ने कहा कि बेंचमार्क के रूप में एसबीआई की ब्याज दर का निर्धारण न तो मनमाना है और न ही शक्ति का असमान प्रयोग है। कोर्ट ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है और इस दौरान चुनाव प्रचार पर रोक नहीं रहेगी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया गया और केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में हैं। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया था और कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। अदालत ने ईडी के कड़े विरोध के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम राहत दी गई है। वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं और प्रेस इंटरव्यू दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी जो याचिका है उस पर कहा है कि इंटरिम में अरविंद केजरीवाल साहब को वो 1 जून या 2 जून तक इंटरिम बेल पे जमानत दे रहे हैं। हमारी अर्जी इंटरिम की उन्होंने मान ली है। अब 2 जून को उन्होंने कहा है कि केजरीवाल साहब को सरेंडर करना पड़ेगा वापस। केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी ने न्यायालय को धन्यवाद दिया है और कहा है कि केजरीवाल की जमानत सत्य की जीत है। कि देश में जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई चल रही है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से ये लड़ाई और मजबूत होगी और देश ये लड़ाई जीतेगा। जेल तो तानाशाही का ही प्रतीक है। जेल में जिस तरह से उन्होंने डाला हो तो तानाशाही तो उनकी जारी है। तो जैसे उसी तानाशाही के खिलाफ अंतरिम बेल भी एक लड़ाई का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से हम लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। देखिए, थीम इस चुनाव की एक ही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और मुझे लगता है आज का फैसला ऊपर वाले का भी एक इशारा है कि शायद अब चीजें बदल रही हैं। जो इस देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, उसको बदलने का समय आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा।
आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको एक तरीक को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको एक तरीक को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे और दिल्ली सचिवालय भी नहीं जाएंगे। अगर बहुत जरूरी हुआ तो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी गवाह से भी संपर्क नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे। उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होंगी जिससे कोर्ट राजी नहीं हुआ। अदालत ने ईडी के विरोध पर कहा कि 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा। ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया गया और कहा कि वो भी जेल से चुनाव लड़ना चाहता है। एसजी ने कहा कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अमृतपाल सिंह मामला कुछ अलग है। एसजी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति खुद उम्मीदवार नहीं हो तो उसे प्रचार के लिए रिहा करने की कोई मिसाल नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हम इस तरह की सीधी बात न करें, हम उन्हें 1 जून 2024 तक अंतरिम राहत देने का आदेश पारित कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अंतरिम बहस अगले सप्ताह पूरी होगी। कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि ईडी के पास 1.5 साल का वक्त था। अगर 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी तो केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। सॉलिसिटर जनरल ने विरोध करते हुए कहा कि जमानत के लिए शर्त कड़ी लगाई जाए। साथ ही ये भी कहा कि शर्त ये भी लगाई जाए कि केजरीवाल केस से जुड़े मामले पर कोई बात नहीं करें। फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली की नई शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी और जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को निरर्थक बताते हुए निपटा दिया और इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उसी राहत की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सोरेन ने 29 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद फैसला सुनाने में हाईकोर्ट की देरी के विरोध में वर्तमान याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल को सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाया और ईडी की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती खारिज कर दी। इसके बाद सोरेन ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक नई विशेष अनुमति याचिका दायर की। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद ये याचिका निरर्थक हो गई। खंडपीठ ने कहा कि सोरेन अगले सप्ताह आने वाली दूसरी याचिका में सभी दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोरेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ से याचिका को निरर्थक नहीं मानने का अनुरोध करते हुए कहा कि ईडी नई याचिका में अपनी प्रतिक्रिया के लिए और समय मांगेगा, जिससे अतिरिक्त देरी होगी। सिब्बल ने कहा, एक नागरिक के तौर पर मेरा अधिकार है कि हाईकोर्ट मेरे साथ निष्पक्ष तरीके से व्यवहार करे। मुझे याद है कि मैंने माय लॉर्ड से कहा था कि अगर मुझे हाईकोर्ट भेजा गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो चुका है। खंडपीठ ने कहा कि सभी दलीलों को नई याचिका माना जा सकता है। सोरेन ने इसी साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसी के बाद उन्हें धोखाधड़ी से अर्जित भूमि के प्राथमिक लाभार्थी होने के आरोप में भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। चलिए, कोर्ट्स दिस वीक में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।